Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, Raipur. Students, today we are starting our new lesson of your book Golden Days. The chapter is What is Amiss with Us? विद्यार्थियों, आज के वीडियो से हम आपकी बुक गोल्डन रेस का अगला अध्याय शुरू करने वाले हैं। पाठ का नाम है व्हाट इज़ अमित विद अस। अमिस का मतलब होता है कमी। पाठ का जो शीर्षक है एक बहुत बड़ा संदेश देता है और यहाँ अस जो आ रहा है वो इंडियंस के लिए आ रहा है और इंडिया के लिए आ रहा है। लेखक इस पाठ के माध्यम से एक संदेश दे रहा है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, क्षेत्रफल भी इसका बहुत व्यापक है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश है। भारत में बुद्धिजीवी व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है। भारत के बौद्धिक संपदा का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि भारत के लोग ही विश्व के अलग अलग देशों में राज कर रहे हैं और वहाँ अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए वहाँ की अर्थव्यवस्था को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। तो भारत में बुद्धि की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, फिर भी क्या कमी है जिसके कारण भारत आज भी एक डेवलपिंग कंट्रीज माना जाता है या उन देशों की श्रेणी में आता है जो कि अभी विकास कर रहे हैं, न कि डेवलप्ड कंट्रीज यानी विकसित देशों की श्रेणी में आता है। तो पाठ में आपको इस प्रकार की बातें बताई जाएगी और पूरे पाठ के सार के रूप में एक बात बताई जाती है कि यदि हम देखें कि भारत में कमी क्या है तो वो कमी है सिविक सेंस की। सिविक सेंस यानी नागरिक का भाव, यानी भारत के नागरिक होने के नाते एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है और उस कर्तव्यों में हम कहाँ तक खरे उतरते हैं या कहाँ तक उन कर्तव्यों का पालन करते हैं, इस बात के बारे में अलग अलग बिंदुओं से इस पाठ में बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम आज का पाठ। व्हाट इज अमित विद अस। लेखक पाठ की शुरुआत करता है इंडियन इंटेलेक्ट इस पॉइंट के साथ। इंटेलेक्ट का मतलब होता है बुद्धि, भारतीय बुद्धिमत्ता, भारत का बुद्धिजीवी क्षेत्र या बुद्धिजीवी वर्ग। आवर्स इज नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। हमारा देश जो है बुद्धिजीवियों का देश है। इट इज़ नॉट सेड आउट ऑफ सीयर पेट्रियोटिज्म। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ यानी लेखक बता रहा है, ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ केवल देशभक्ति है। सीयर का मतलब होता है केवल और पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। यानी ये बात इसलिए नहीं कही जा रही है कि मैं देशभक्त हूँ और देशभक्ति के लिए कह रहा हूँ। हमारा देश जो है बुद्धिजीवियों का देश है। स्टडीज एट होम एंड अब्रॉड हैव रिवील्ड दैट। ये बात जो है कैसे सामने आई है, घर पे यानी हमारे देश में और अब्रॉड यानी बाहर के देशों में बहुत अध्ययन किया गया है और इस अध्ययन ने ये बात रिवील्ड यानी उजागर की है। कौन सी बात? कि भारत बुद्धिजीवियों का देश है। नॉट लॉन्ग एगो ए स्टडी वॉज अंडरटेकन इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन टू फाइंड आउट चिल्ड्रंस ऑफ विच नेशन एक्सील्ड इन इंटेलिजेंसी। ज़्यादा समय नहीं बीता है, एक अध्ययन किया गया था किसमें? ब्रिटेन के स्कूलों में। किस बात के लिए? टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए कि किस देश के बच्चे बुद्धिमत्ता में बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा बुद्धि वाले हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड, और ये पता लगा, ये खोज हुई या ये जानकारी प्राप्त हुई दैट इंडियंस वर सुपीरियर ऑफ द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज। नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज का मतलब होता है दूसरे देश के मूल निवासी। तो उस ब्रिटेन के स्कूलों में जो अध्ययन हुआ, इससे ये बात पता चल गई कि दूसरे देश के मूल निवासियों से भारत के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ थे। इफ़ दैट इज़ द ट्रुथ,
यदि यह सच है कि भारत के लोग बहुत ज़्यादा बुद्धि संपन्न हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धि वाले हैं, वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड अदर सुपर पावर्स। लैगिंग बिहाइंड यानी पीछे छूटना। तो क्या कारण है कि हम पीछे छूट गए हैं दूसरी जो महाशक्तियां हैं उनसे। दूसरे देश जो कि महाशक्ति के रूप में जाने जाते हैं, सुपर पावर्स का मतलब क्या होता है? महाशक्तिशाली देश। उन सब देशों से हम पीछे हैं। क्यों? जबकि अध्ययन से ये पता चला है भारत जो है वो बुद्धि में सभी देशों के लोगों से श्रेष्ठ है। वाई देयर इज ब्रेन ड्रेन फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर एफ्लुएंट नेशंस। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है बुद्धि का यहाँ से पलायन होना। बुद्धि का पलायन होने का मतलब ये है कि जो बुद्धिशाली लोग हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा बुद्धि वाले हैं, वो हमारे देश से फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर एफ्लुएंट नेशंस। एफ्लुएंट बोलते हैं संपन्न, धनी, समृद्ध। तो ऐसा क्या कारण है कि भारत के लोग जो है, जो बुद्धि संपन्न लोग हैं, अत्यधिक बुद्धिशाली लोग हैं, वो भारत को छोड़कर दूसरे समृद्ध देशों की ओर जा रहे हैं। जबकि भारत की बुद्धि कहाँ होनी चाहिए? भारत में होनी चाहिए, उसका उपयोग भारत में होना चाहिए, लेकिन उस बुद्धि का उपयोग दूसरे देश करते हैं और समृद्ध होते हैं। वाई आवर इम्पोर्ट्स एक्सीड आवर एक्सपोर्ट्स। इम्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है? आयात। जब आप किसी भी दूसरे देश से कोई वस्तु खरीदते हैं उसको बोलते हैं आयात। और एक्सपोर्ट इसका मतलब होता है निर्यात, किसी दूसरे देश को कोई वस्तु बेचना। तो क्रय और विक्रय जब विभिन्न देशों के बीच में किया जाता है तो उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि एक्सीड यानी ज़्यादा है। हमारा जो निर्यात जो है वो आयात से ज़्यादा क्यों है? सॉरी, आयात जो है निर्यात से ज़्यादा क्यों है? कहने का मतलब हम बाहर से माल बहुत ज़्यादा खरीदते हैं और अपना माल बाहर बहुत कम बेचते हैं। जब भी किसी भी देश का आयात निर्यात से अधिक होता है तो उस देश के व्यापार को घाटे वाला व्यापार कहा जाता है। तो यहाँ लेखक इस प्रश्न को उठा रहा है कि भाई क्या कारण है कि हमारे देश में आयात हमारे निर्यात से भी ज़्यादा है। वाई वी लुक टू डेवलप्ड नेशन फॉर हेल्प एंड एड। हम दूसरे देशों की ओर बार बार, विकसित देशों की ओर बार बार सहायता और अनुदान, एड का मतलब होता है अनुदान, किसी प्रकार की राशि प्राप्त करना किसी भी कार्य के लिए। तो हम मदद के लिए, अनुदान के लिए हम विकसित देशों की ओर क्यों देखते हैं? क्यों हम बार बार उनके सामने जाके हाथ फैलाते हैं कि हमारे देश में इन चीज़ों की आवश्यकता है और हमें ये दीजिए? वाई वी आर वेयर वी आर अमिस। अब कहाँ हमारी गलती है, हमारी कमी कहाँ है? तो इस तरह से लेखक ने इस पैराग्राफ में जो है सबसे पहले एक पॉइंट रखा कि विभिन्न प्रकार के एक बहुत बड़ा अध्ययन किया गया ब्रिटेन के स्कूलों में और उससे ये पता चला कि भारत के जो नागरिक हैं वो बुद्धि में सबसे श्रेष्ठ हैं। तब जो है लेखक विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठाता है कि हमारा निर्यात आयात से ज़्यादा क्यों है, हमारी बुद्धि बाहर क्यों जा रही है और हम बार बार विदेशों में जो है मदद के लिए गुहार क्यों करते हैं। इन सब प्रश्नों को उठाता है और एक लाइन लास्ट में लिखता है, वेयर वी आर अमिस। हमारी कमी कहाँ है, कौन सी ऐसा भाग है जिसमें हम कमज़ोर हैं। सेइंग सो डज नॉट मीन आवर प्रोग्रेस इज नॉट। मैं जो ये बात कह रहा हूँ, अब लेखक कह रहा है कि मैं जो ये बात कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रगति नहीं हुई है। और प्रोग्रेस इज नॉट, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उन्नति नहीं की है। द भाखरा नंगल डैम्स, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर, ETC एक्सेट्रास आर सम ऑफ आवर बिग अचीवमेंट्स। अब लेखक ने ऊपर थोड़ा बहुत कमियां गिनाई तो यहाँ भारत की बहुत बड़ी उपलब्धियों के बारे में भी बताया कि भाखड़ा नंगल बांध जो सबसे बड़ा बांध है, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के जो स्टील के प्लांट्स हैं और तारापुर आदि के जो न्यूक्लियर रिएक्टर यानी नाभिकीय संयंत्र है, ये हमारे बहुत बड़ी उपलब्धियों में से कुछ हैं। बट इन द ग्रैंडर ऑफ द बिग द स्मॉल हैज़ बीन नेग्लेक्टेड। या ग्रैंडर का मतलब होता है चकाचौंध,
और शौर्य या खुशी, यानी जो हम ये बड़े होने की जो खुशी है या ये जो चमक है, इसमें द स्मॉल हैज़ बीन नेग्लेक्टेड, जो छोटी छोटी बातें हैं उनको उपेक्षित किया जा रहा है। अब लेखक यहाँ पे ऐसी बातों की बात करेगा, ऐसे बातों के बारे में बताएगा जो कि छोटी बातें हैं लेकिन हमारे द्वारा उपेक्षित की जा रही है और जो बहुत महत्वपूर्ण है। E.F. Shumcher was not wrong when he captioned his bestseller "Small is Beautiful"। एक लेखक हुए हैं जिसका नाम यहाँ दिया हुआ है E.F. शमचर, और उन्होंने अपनी बुक का नाम, जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब थी, उसका नाम रखा था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, छोटी वस्तुएं भी बहुत सुंदर हैं। तो ये कैप्शन जो उन्होंने दिया, इस कैप्शन को आधार बनाते हुए लेखक कह रहा है कि उन्होंने ये कैप्शन गलत नहीं दिया। Here are a few instances to show how the neglect of these small but important issue has hampered our glory। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। इंस्टेंसेस का मतलब क्या होता है? उदाहरण। हम कुछ उदाहरण बता सकते हैं ये बताने के लिए, टू शो का मतलब बताना, कि किस तरह से जो ये छोटी सी चीज़ें हैं इनको जो नेग्लेक्ट किया जा रहा है, ये छोटी सी बातें लेकिन इम्पोर्टेंट इश्यूज, बहुत काम की बातें हैं, इनको जब हम इग्नोर करते हैं तो इस इग्नोरेंस के कारण किस तरह से इस इग्नोरेंस ने और ग्लोरी यानी हमारे शौर्य, हमारी शान को जो है हैम्पर्ड यानी नष्ट कर दिया है, विनष्ट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब लेखक उन बातों की चर्चा करेगा जो कि दिखने में छोटी है या कम महत्व की लगती है, लेकिन वास्तव में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जिनके कारण, जिनको नज़रअंदाज करने के कारण हमारा शान, हमारी शौर्य पे जो है विनष्ट हुआ है, कमी आई है। अब देखते हैं वो क्या बताता है। उसमें सबसे पहले बात करता है वो सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस की, यानी जिस बात की कमी है उसको हेडिंग देता है वो सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, सामाजिक व्यवहार और नागरिक भाव, नागरिक बोध। जब तक हम इस बात को अपने मन से स्वीकार नहीं करेंगे कि हम एक भारतीय नागरिक हैं और भारतीय नागरिक होने के कारण हमारे बहुत सारे दायित्व हैं और हमें उन दायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा, तब तक हम अपने देश के विकास में किसी भी तरह का कोई भी योगदान नहीं दे सकते। तो यहाँ लेखक चर्चा कर रहा है उन बिंदुओं की जिनके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि इन कमियों से जो है, ये कमियाँ वो है जिन कमियों के कारण हमारा देश साधन संपन्न होते हुए भी विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आता है। Here we are at the lowest ebb। ebb का मतलब होता है सिरा। इस बात की दृष्टि से देखें या यहाँ हम देखें किसमें, सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, तो हम निचले पायदान पर, निचले स्तर पर हैं। इट मे बी ए जर्नी और ए वॉक, ए फीस्ट और ए फेयर, ए मीटिंग और ए गैदरिंग, ए सीरियस स्टडी और ए लीजर आवर। मोस्ट ऑफ अस exhibit gross ignorance of minimum basic human decencies। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि चाहे हम यात्रा कर रहे हैं और चाहे हम कहीं टहल रहे हैं, चाहे हम किसी भोजन में जा रहे हैं, फीस्ट का मतलब दावत या भोजन होता है, या हम किसी मेले में जा रहे हैं, हम किसी मीटिंग में बैठे हैं या किसी भीड़ में हैं, एक गंभीर अध्ययन कर रहे हैं अथवा फुर्सत के घंटों में, फुर्सत के क्षणों में बैठे हैं। मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज़्यादातर लोग, यानी ये स्थितियां हैं, और इन स्थितियों में हम में से ज़्यादातर लोग एग्जिबिट क्रॉस इग्नोरेंस। एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शन करना, और क्रॉस इग्नोरेंस का मतलब मूर्खतापूर्ण उपेक्षा। किस चीज़ की? ह्यूमन बेसिक
मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज, यानी सबसे कम से कम मूलभूत मानवीय मूल्यों की। यानी हम क्या करते हैं इन जगहों पर, यात्रा में, टहलते समय, भोजन करते समय, तो हम में से ज़्यादातर लोग जो है मूर्खतापूर्ण उपेक्षा मानवीय मूल्यों की, बेसिक जो मूलभूत मानवीय मूल्य है उनकी मूर्खतापूर्ण उपेक्षा करते हैं। लेट अस सी हाउ एंड वेयर वी लैक इन आवर सोशल बिहेवियर एंड कल्टीवेशन ऑफ सिविक सेंस। चलो देखते हैं कहाँ पर हम में अभाव है हमारे सामाजिक व्यवहार और जो हमारा नागरिक बोध है उसका विकास करने में। यानी कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हम ये महसूस करते हैं कि हम में नागरिक बोध नहीं है, हमारे सामाजिक व्यवहार की कमी है। तो उन बातों की चर्चा करते हुए हम देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, एक सामान्य और छोटी सी बात कही जाती है, लेकिन लेखक ने इस नॉइस पोल्यूशन को जो है देश के विकास और देश के विकसित होने की कमी में जो है गिना है। लेखक ने पहले ही बात कह दी थी कि बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब किस तरह से हम ध्वनि प्रदूषण करते हैं, इससे कोई भी अछूता नहीं है या कोई भी अनजान नहीं है कि किस तरह से हमारा मतलब देश में जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। ह्यूमन ईयर इज मींट फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल्स। डेसिबल जो यहाँ आया है वो ध्वनि का मात्रक है, ध्वनि की जो आवृत्ति होती है उसका मात्रक है। तो मनुष्य के जो कान होते हैं वो एक सामान्य श्रृंखला की जो है डेसिबल की जो श्रृंखला होती है उसको सुनने के लिए आदि है या उसको सुनने के लिए ही विकसित हुए हैं। साउंड received beyond that measure would not only be jarring but also damaging to our hearing sense organs। jarring यानी कष्ट देने वाली, यंत्रणा देने वाली, परेशान करने वाली, कि ये जो डेसिबल आवृत्ति फिक्स हो रखी है उससे यदि ऊपर हम आवाज़, उससे अधिक आवृत्ति की आवाज़ सुनते हैं तो ये हमें केवल कष्ट ही नहीं देती है, परेशानी नहीं करती है, बट ऑल्सो, लेकिन साथ में डैमेजिंग टू आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन्स, ये हमारे सुनने की जो इंद्रियां होती है उनको जो है नष्ट करती है, नुकसान पहुंचाती है। हियरिंग सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं? कर्ण। हाउ मैनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस। अब हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात की परवाह करते हैं? किस बात की परवाह? कि भाई हमें जो है जितनी ध्वनि की आवृत्ति की आवाज़ सुननी चाहिए उतनी हम सुने, उससे अधिक नहीं सुने। हाउ मे इट मे बी ए टीवी प्रोग्राम और ए रेडियो ब्रॉडकास्ट, चाहे तो रेडियो का कोई प्रसारण हो या टीवी का कोई कार्यक्रम हो। प्लेइंग ए टेप रिकॉर्डर, अथवा जो टेप रिकॉर्डर होता है उसको बजाना हो, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट या और किसी प्रकार का जो संगीत का यंत्र है। इवन ए गॉसिप और ए चिट चैट इन कंपनी, चाहे तो ये कोई गपशप चल रही है, गॉसिप का मतलब होता है गपशप, और ए चिट चैट इन ए कंपनी, या थोड़ा थोड़ा वार्तालाप चल रहा है किसी भी कंपनी में। ऑल आर हियर्ड एट वेरी हाई पिच। आप इन सब बातों पर गौर करेंगे, इन सब को देखेंगे तो बहुत ही उच्च आवृत्ति पर यह आपको सुनाई देंगे। यानी भारत में कोई भी जब टीवी प्रोग्राम देखता है तो उस प्रोग्राम की जो ध्वनि होती है वो जो साधारण आवृत्ति होती है उस पर नहीं रखता। रेडियो टेलीकास्ट है या आपस में कोई बातें कर रहे हैं या कोई संगीत बजा रहे हैं, तो सबकी आदत बन चुकी है कि वो उच्च आवृत्ति में उस चीज़ को सुनते हैं, तेज आवाज़ में उस चीज़ को सुनते हैं। We may be used to it, but what about those living around us? अब यहाँ पे लेखक क्या कह रहा है कि चलो भाई आपके कान हैं,
आपकी इंद्रियां हैं, आप चाहो तो उसको नुकसान पहुंचाना चाहो तो आप तेज आवाज़ से उसको सुनो। बट वाट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस, लेकिन उनके बारे में क्या जो हमारे आसपास रहते हैं? आप अपनी ही परवाह करते हो, दूसरों की परवाह ही नहीं करते। आप तेज़ गति से म्यूज़िक चला रहे हो, तेज़ गति से टीवी का प्रोग्राम चल रहा है, ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हो। आपको तो कोई नुकसान है या नहीं है ये आपकी मर्जी, लेकिन आसपास के लोग भी तो रहते हैं, उनकी तो परवाह आपको करनी चाहिए। लेकिन नहीं, भारत में ऐसा कोई नहीं करता। और नेवर मे बी ए सीरियस स्टूडेंट। अब देखो यहाँ बता रहा, हो सकता है कि हमारा जो पड़ोसी है वो कोई गंभीर विद्यार्थी है, ए सिक पर्सन, एक बीमार आदमी है, और ए पीस लिविंग बीइंग, और या कोई शांति प्रिय आदमी है। यानी आपने अपने पड़ोसी की परवाह ही नहीं की। शायद हो सकता है पड़ोसी कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी है बेचारा जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, या हो सकता है कि वो कोई बीमार आदमी है, या हो सकता है कि उसे कोई शांति पसंद है, बिल्कुल शांत रहना पसंद है, लेकिन आप उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। हैव वी एवर थॉट ऑफ हिम, क्या कभी हम उसके बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं? नहीं, कोई भी विचार नहीं करता। केवल अपने आनंद की परवाह सबको है, और अपना आनंद भी नहीं, उनको नुकसान हो रहा है ये उनको पता नहीं है। बस तेज ध्वनि में जो है संगीत को सुनेंगे, तेज ध्वनि में जो है किसी भी वाद्य यंत्र को बजाएंगे, या जोर जोर से बातें करेंगे। अपने पड़ोसी की परवाह कोई नहीं करता। हाउ मच एगोनी डू वी कॉज टू हिम हर। एगोनी का मतलब होता है कष्ट, परेशानी। हम उसको कितनी परेशानी दे रहे हैं। द नेबर बीइंग ए पर्सन ऑफ कूल टेम्परामेंट। हो सकता है हमारा पड़ोसी जो है एक कूल टेम्परामेंट का मतलब होता है शांत व्यवहार, शांत मिजाज इसका हो। डज नॉट क्वारल विद अस, और शायद हो सकता है वो झगड़े नहीं। एंड सफर्स इन साइलेंस, और वो चुपचाप इस कष्ट को सहन करेगा। द पुअर फेलो शट्स द विंडो। वो बेचारा क्या कर सकता है, अपनी खिड़कियों को बंद कर सकता है, एंड डोर्स और दरवाजों को, एंड पुट्स कॉटन इन हिज ईयर्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हाई पिच्ड नॉइजेज। और अपने कानों में रुई डाल सकता है जिससे कि जो तेज गति की आवाज़ें आ रही हैं उनके प्रभाव को वो कम कर सके। When shall we learn the simple civic sense? हम इस सामान्य से नागरिक भाव को कब समझेंगे। नागरिक का दायित्व क्या कहता है, आप अपने अधिकारों का प्रयोग कीजिए, आप अपना आनंद लीजिए, आप अपने जीवन को आनंदमय बनाइए, लेकिन आपके जीवन को आप आनंदमय बनाते समय किसी दूसरे के जीवन को कष्ट नहीं दें। ये एक सामान्य नागरिक बोध है। आपकी खुशियाँ किसी दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाएं, ये एक सामान्य नागरिक बोध है। तो यहाँ लेखक चर्चा कर रहा है ध्वनि प्रदूषण की, कि आप संगीत सुनते हैं क्योंकि आपको बहुत मज़ा आता है जब आप तेज़ आवाज़ में गाने सुनते हैं, तेज़ आवाज़ में कोई भी टीवी प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन उस कारण से, आपकी खुशी के कारण से दूसरा कोई रोगी है पड़ोसी आपका, कोई विद्यार्थी है जो पढ़ाई कर रहा है, कोई शांत वातावरण में रहने वाला व्यक्ति है, बेचारे उनको तकलीफ होती है और आप उसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये हम में एक कमी है। अब देखो और क्या उदाहरण बता रहे हैं। इट मे बी ए मैरिज सेरेमनी और एनी अदर फंक्शन। चाहे तो शादी का समारोह है, सेरेमनी का मतलब उत्सव, और या कोई दूसरा उत्सव। ए रिचुअल, रिचुअल का मतलब होता है धार्मिक अनुष्ठान, कोई यज्ञ आदि हो रहे हैं, हवन आदि हो रहे हैं, या किसी प्रकार का जगराता आदि हो रहा है। और ए प्रेयर, और कोई धर्म सभा। There is generally a fashion of hiring a loudspeaker to be used the loudest besides engaging a band and other means of producing sound। अब इनमें क्या एक फैशन है, एक परंपरा सी बन गई, एक शौक सा बन गया है। क्या शौक है? हायरिंग ए लाउड स्पीकर, एक बहुत तेज आवाज़ वाले स्पीकर को जो है किराए पर लेना। किस चीज़ के लिए? टू बी यूज द लाउडेस्ट, बहुत तेज आवाज़ में बजाने के लिए। बिसाइड्स एंगेजिंग ए बैंड एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, बजाय इसके कि कोई दूसरे ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र या बैंड आदि को बुलाया जाए। शादियों में क्या होता है, डीजे बुलाया जाता है, और या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है उनमें, या प्रार्थना सभा होती है उनमें डीजे और बहुत तेज आवाज़ करने वाले साउंड सिस्टम को बुलाया जाता है। किस लिए? क्या हमें तो आनंद लेना है, बाकी दूसरे उसका उनको कोई भी फर्क पड़े हमें कोई मतलब नहीं है। द पिच इज केप्ट सो हाई दैट सेंसिटिव बीइंग्स गेट शॉक्स।
इसकी आवृत्ति, जो ये डीजे होते हैं, जो म्यूज़िक सिस्टम्स होते हैं शादी समारोह में, इनका ध्वनि, इनकी आवृत्ति इतनी ज़्यादा तेज़ रखी जाती है दैट सेंसिटिव कि जो इससे जो क्या कह सकते हैं संवेदनशील होते हैं, यानी ध्वनि के प्रति जो संवेदनशील होते हैं या इसकी इंद्रियां थोड़ी सी कमज़ोर होती है, उनको बहुत नुकसान पहुंचता है, उनको झटके से लगते हैं। इवन द स्टोन्स और ब्रिक्स ऑफ ए बिल्डिंग शेक, यहाँ तक कि दीवारें और ईंटें भी जो है भवन की हिलने लग जाती हैं। एन इम्प्रेशन इज गैदर्ड दैट द बिल्डिंग में कोलैप्स वन डे बिकॉज ऑफ दिस, और कई बार ऐसा भी होता है कि इसी कारण से जो है ये बिल्डिंग भी धराशायी, कोलैप्स का मतलब धराशायी होकर नीचे गिर सकती है एक दिन। तो इस तरह से लेखक यहाँ उदाहरण बता रहा है ध्वनि प्रदूषण किस तरह से हम करते हैं और किस तरह से इस ध्वनि प्रदूषण के नागरिकों को या दूसरे व्यक्तियों को नुकसान पहुंचते हैं। द व्हीकल्स, अब देखो और ध्वनि प्रदूषण की बात कर रहा है। द व्हीकल्स स्पेशली द ट्रक्स मेक लिविंग अनबियरेबल, इवन द ड्राइवर्स ब्लो द हॉर्न नॉट ओनली लाउडली बट आल्सो इंसिडेंटली एंड दैट टू ऑफन विदाउट एनी रीजन। अब इनके बारे में बात कर रहे हैं, व्हीकल्स के बारे में, जो आवागमन के साधन हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। और स्पेशली किसकी बात कर रहा है? ट्रक्स की। ट्रक में क्या होता है, ये क्या करते हैं, ट्रक मेक लिविंग अनबियरेबल, जो लिविंग का मतलब होता है जीवित प्राणी, ये जो मनुष्य है उनको क्या करता है, यह उनके जीवन को असहनीय बना देता है। अनबियरेबल का मतलब होता है असहनीय। इवन द ड्राइवर्स ब्लो द हॉर्न, अब क्या करते हैं ड्राइवर, क्या करते हैं हॉर्न बजाते हैं जोर जोर से, नॉट ओनली लाउडली, न केवल तेजी से, बट आल्सो इंसिडेंटली, लगातार, एक बार हॉर्न बजा के रुकते नहीं है, लगातार हॉर्न बजाते रहते हैं। एंड दैट टू ऑफन विदाउट एनी रीजन, और बिना कोई कारण के, कोई कारण भी नहीं है फिर भी हॉर्न बजाते रहते हैं। और इस प्रकार से बार बार लगातार और तेज आवाज़ से हॉर्न बजाना, इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। और जो सामान्य प्राणी, जो जीवित प्राणी हैं, उनको बेचारों को जो उनको असहनीय दर्द या असहनीय पीड़ा होती है। द नॉइस पोल्यूशन कॉज्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविक सेंस, अब ये जो सारा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जगह जगह जो ये ध्वनि प्रदूषण के उदाहरण बताए हैं लेखक ने, ये किस लिए हो रहा है? लैक ऑफ सिविक सेंस, नागरिक समझ, नागरिक बोध का अभाव है। लैक का मतलब होता है कमी या अभाव। एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर, और जो है लापरवाही पूर्ण जो सामाजिक व्यवहार है। ये दोनों चीज़ें, एक तो सिविक सेंस का अभाव और दूसरा जो लापरवाही पूर्ण सामाजिक व्यवहार है, ये मार्स द सेंसिबिलिटीज ऑफ आवर पीपल, मार्स यानी नष्ट करते हैं, द सेंसिबिलिटीज ऑफ आवर पीपल, हमारे लोगों की समझ को, उनके मनोभाव को या उनकी संवेदना को। इट लार्ज एंड अफेक्ट्स आवर एफिशिएंसी, बहुत बड़े स्तर पर ये प्रभावित करते हैं और हमारी एफिशिएंसी जो है, कार्य करने की जो क्षमता है, उसमें ये क्या लाते हैं? कमी लाते हैं। कौन? ये नॉइस पोल्यूशन जो होता है किस कारण से होता है? नागरिक बोध की कमी के कारण से, और जो हमारे सामाजिक व्यवहार है उसमें कमी के कारण से। और ये लोगों को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करता है, उनकी कार्य क्षमता में भी कमी लाता है। इस तरह से लेखक ने यहाँ इस पाठ की शुरुआत में सिविक सेंस की बात की, सोशल बिहेवियर की बात की, और उसमें सबसे पहला पॉइंट जो बताया कि किस कारण से लैक ऑफ सिविक सेंस सामने आता है, उसमें बताया ध्वनि प्रदूषण। और इस ध्वनि प्रदूषण को इसने मनुष्य के लिए बहुत घातक बताया, और इस ध्वनि प्रदूषण जो कि सामान्य सी चीज़ है, उसको इसने जो है देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ के रूप में माना कि अगर ये ध्वनि प्रदूषण नहीं हो तो हम अच्छे तरीके से कार्य करेंगे, हमारी बुद्धि अच्छे तरीके से वर्क करेगी और हम जो है बड़े एफर्ट्स के साथ किसी भी कार्य को कर पाएंगे। विद्यार्थियों, आज के लेसन में इतना ही, शेष हम आगे देखेंगे। आपको इस पाठ को अच्छे तरह से पढ़ना है और समझना है। ये ऐसा पाठ है जो आप में भी जो है नागरिक भाव को उत्पन्न करेगा, नागरिक बोध को उत्पन्न करेगा, और शायद इस पाठ को पढ़ने के बाद आप भी समझ पाएंगे कि एक नागरिक के रूप में आपके क्या दायित्व हैं जो कि देश के विकास में सहयोगी हो सकते हैं। थैंक्स एंड जय गुरुदेव।